शुक्लां विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद कनिष्क जी। हमारा सौभाग्य है कि देश के मूर्धन्य विद्वानों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिसमें डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का आज मैं परिचय करवाना चाहूंगी, जो आज के भारत मंथन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। श्रीमान डॉक्टर कुलदीप चंद्र जी, आप लंबे अरसे से अध्ययन व अध्यापन से जुड़े रहे हैं। सिख नेशनल कॉलेज बंगा से बीएससी करने के बाद इन्होंने लायलपुर खालसा कॉलेज जालंधर से एमए और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पंजाब विश्वविद्यालय से ही आदि ग्रंथ आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप हिमाचल प्रदेश में अनेक उच्च अकादमीय पदों पर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बाबा साहब आम्बेडकर पीठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ समय तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला है। इसके अतिरिक्त आप निर्देशक क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र एचपीयू धर्मशाला, प्राचार्य बाबा बालकनाथ महाविद्यालय चकमोह हिमाचल प्रदेश, प्रवक्ता हिंदी शिवालिक कॉलेज नया नंगल पंजाब रहे हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक आपने सन 1975 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई आपातकालीन स्थिति का विरोध करते हुए जेल यात्रा भी की है। आपने 15 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बड़सर नगर में दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय की स्थापना भी की है। भारतीय भाषाओं की एकमात्र संवाद समिति है हिंदुस्तान समाचार, जिसके निर्देशक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। आप जनसत्ता अखबार से भी जुड़े रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पुस्तकालय समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति हैं। डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बहन जी। अगला परिचय मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय सुनील भाई मेहता जी का कराना चाहता हूं। माननीय सुनील भाई मेहता जी, आप गुजरात प्रांत के आनंद जिले के मूल निवासी हैं। आप गुजरात टेक्निकल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के आप बाल्यकाल से स्वयंसेवक बने, उसके बाद विभिन्न दायित्वों पर आप रहे। आपने गुजरात प्रांत के प्रांत कार्यवाह तथा पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह का दायित्व संभाला। कार्यवाह अर्थात
हम इसको जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कह सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें 3 प्रांत आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये पश्चिमी क्षेत्र है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, जब मैं बौद्धिक शिक्षण प्रमुख शब्द का उपयोग कर रहा हूं, यानी इंटेलेक्चुअल सेल हम इसको कह सकते हैं। आप वर्तमान में अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हैं। आज हमें भाई साहब श्री माननीय सुनील भाई मेहता जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इसी के साथ अगला परिचय मैं कराना चाहूंगा हमारे केंद्र के संरक्षक, मार्गदर्शक, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत श्रीमान अजय कुमार जी। श्रीमान अजय कुमार जी, आप 1988 में दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात राष्ट्रीय विचारों को प्रतिपादित करने के लिए आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में आए। आप दिल्ली के अंदर विभिन्न विभागों में प्रचारक रहे, साथ ही साथ दिल्ली के प्रांत सेवा प्रमुख का दायित्व आपने निभाया। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र जिसमें 3 संघ राज्य क्षेत्र और 3 राज्य आते हैं, पूर्ण राज्य, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य आते हैं। इस प्रकार कुल 6 राज्य हम कह सकते हैं आते हैं। उसके आप बौद्धिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। बौद्धिक शिक्षण प्रमुख मैंने आपको पहले बता ही दिया है, इंटेलेक्चुअल सेल। आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संरक्षक की भूमिका भी निभाते हैं, हमारा मार्गदर्शन सदैव करते रहते हैं। आपका इस वेब गोष्ठी में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद मूलचंद जी। अब मैं परिचय की श्रृंखला में हमारे गणमान्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी का परिचय करवाना चाहूंगी। आप संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू जेएनयू में प्राध्यापक पद पर हैं। साथ ही आप मानव संसाधन विकास परिषद जेएनयू में निदेशक भी हैं। विश्वविद्यालय, न्यायालय, यूनिवर्सिटी, कोर्ट जेएनयू के सदस्य के रूप में तथा अकादमिक परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। भारत मंथन वेब गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान ब्रिजेश जी। इसी के साथ अंत में मैं परिचय करवाना चाहूंगी श्रीमान विनोद शर्मा विवेक जी का, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहा है। आप भारत सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आप लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका स्वागत है श्रीमान विनोद शर्मा विवेक जी। धन्यवाद सुमन जी। कार्यक्रम चूंकि औपचारिक शुरुआत हो ही चुकी है, कार्यक्रम को समर्पित, केंद्र को समर्पित, कार्यक्रम को तो नहीं कहेंगे, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को समर्पित एक गीत हमारे कवि समूह के प्रमुख श्रीमान विनीत पांडे जी ने लिखा है। मैं आग्रह करूंगा विनीत पांडे जी से कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। कविवर विनीत पांडे जी। जी धन्यवाद मूलचंद जी। सभी को प्रणाम, सभी और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीत प्रस्तुत है। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो।
एकता का भाव लेकर हम सदा आगे बढ़ें, राष्ट्र के प्रति हो समर्पित राह नित नूतन गढ़ें, हो सफल जीवन में हम और स्वप्न सब साकार हो, शुद्ध हो मन बुद्धि हम में शक्ति का संचार हो, कल्पना को पंख दो और उड़ने को आकाश दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, कामना हो मन में मानव का सदा कल्याण हो, हाथ सेवा को उठे और ना कभी अभिमान हो, विश्व शांति के लिए तो प्रार्थना हम नित करें और निराशा दूर कर सबको ही उत्साहित करें, प्रेम और बंधुत्व को अपने भीतर वास दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, ज्ञान की ज्योति जले सद्गुण हमारे नित बढ़े, साधने को लक्ष्य पर्वत मुश्किलों की भी चढ़े, शक्तिशाली हम बनाए राष्ट्र को संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले, आज यह संकल्प ले, मन जो विचलित हो कभी तो अपने मन को आस दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो, राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो, राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो, हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद विनीत जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन का स्वरूप क्या है और यह कैसे कार्य करता है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं श्रीमान विवेक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमान विवेक जी। धन्यवाद सुमन जी। आप सभी को आज श्री गुरु पूर्णिमा के शुभकामनाएं। आज हम सभी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र और जेएनयू संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेब गोष्ठी में उपस्थित अध्यक्ष के नाते से हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, मुख्य वक्ता जिनका आज हमें पाथेय प्राप्त होगा माननीय सुनील भाई मेहता जी, और हमेशा से हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं ऐसे आदरणीय श्री अजय कुमार जी, हमेशा एक सहयोगी की भूमिका में हर समय उपलब्ध रहने वाले सम्माननीय प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी, आप सभी को सादर प्रणाम। अपने इस कार्यक्रम में आज अनेक संस्थाओं से वरिष्ठ पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। सभी का नाम समय अभाव और इस वेब सीरीज होने के कारण से संभव नहीं होगा, तो भी अपने मध्य में एक सम्माननीय वयोवृद्ध, तपोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध जिनको कहना चाहिए, माननीय सीताराम व्यास जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के नाते से आप उपस्थित हैं, और भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत और अन्य अन्य राज्यों के क्षेत्र के भी सम्मानित
अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए भी श्रेष्ठ जन, सुधीजन इस वेबिनार गोष्ठी में उपस्थित है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। जो भी सुधीजन इस कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ होने से 10-15 मिनट पूर्व से जुड़े हुए हैं, उन सबको इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का एक संक्षिप्त परिचय का वीडियो हम सबने देखा होगा, जिसमें केंद्र में होने वाले या चलने वाले कार्य और कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अगर ऐसा कहा जाए कि विचार भारत का अथवा सोच भारत की, ये जो टैगलाइन है इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का कार्य के मूल में चिंतन का आधार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और कृण्वन्तो विश्वमार्यम जैसे उदात्त विचार जिस देश के मूल के चिंतन में हो, वही इस चराचर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि विचार की प्रचंड शक्ति असीम, अमर्यादित अणु शक्ति से भी प्रबल होती है। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं प्रकृति भी अपने नियमों से व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह से विचारों को प्रशय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन ही नहीं तो शरीर में तेज, मुद्रा आदि वैसे ही बन जाते हैं। जहां सद्विचार की प्रचुरता होगी, वहां वैसा ही वातावरण बन जाएगा। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अपने ऋषि मुनियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय और विचारों से प्रभावित देश में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते हैं और एक ही तालाब पर पानी पीते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति का उपयोग ही व्यक्ति या किसी राष्ट्र के सर्वतोमुखी सफलता को प्रदान करता है। हम ये कह सकते हैं कि पुष्ट विचार शक्ति को राष्ट्र जीवन के जिस दिशा में जितनी मात्रा में लगाना प्रारंभ कर देंगे, हमें उस दिशा में उतनी ही सफलता मिलने लगती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने अपनी एक छोटी सी, जो आज से 4 वर्ष पूर्व वसंत पंचमी के दिन यात्रा प्रारंभ की थी, तब से अभी तक का एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूं। वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भारत के राष्ट्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्ञान और दर्शन के वास्तविक स्वरूप के विषय में जानकारी देने से लेकर और राष्ट्रीय विचारों के प्रति जागरूक करना, समाज में फैले वैचारिक संभ्रम का बोध कराने तथा सत्यता तक ले जाने और निरंतर राष्ट्र समाज कार्य के हित कार्य कर रहा है और उसके लिए सदैव तत्पर भी है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की यदि कार्यों की दृष्टि से देखें तो एक उसका आंतरिक स्वरूप है, यानी कि उसकी संगठनात्मक संरचना है, उसमें किस प्रकार का काम रहता है, और दूसरा उसका बाह्य स्वरूप है, तो उसके बाह्य स्वरूप में किस प्रकार के कार्यक्रम या योजनाएं चलती हैं, उसका एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूं। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने अपने बाह्य स्वरूप के अंदर कुछ बातों को स्थायी तो दिया है, जिसके अंदर एक आज हमारा कार्यक्रम जो भारत मंथन का है, ये वास्तव में भारत मंथन 2 नहीं, तीसरा है ये, जिसके अंदर हम अनेक कुछ विषय लेकर उस पर शोध पत्र आमंत्रित करते हैं, और उसका आज ये तीसरे का एक समापन सत्र हम सबके समक्ष प्रस्तुत है।
इसी प्रकार एक विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम हम साल में कम से कम 3-4 विचार गोष्ठियां ऐसी रखते हैं, जिसमें अनेक विषय हम लेते हैं, जैसे अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशभक्ति, नव साम्यवाद और राष्ट्रीयता, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, श्री राम जन्मभूमि न्यायालय, राजनीति, आस्था आदि ऐसे विषय जिन विषयों पर समाज का के बीच में ये हम विचार गोष्ठी रखते हैं। कुछ हमने प्रेरक संवाद एक हमारा रहता है, ऐसे प्रेरक संवाद भी हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। पिछले कुछ प्रेरक संवाद हुए, उनमें से जैसे राष्ट्रीय एकता में भाषा का क्या योगदान हो सकता है, एक दलित चिंतन, एक सकारात्मक पहल, 19 जनवरी 1990 कहानी कश्मीर की, या सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थी जो हुए उनके द्वारा छात्रों में प्रेरक संवाद का आयोजन करना, ऐसे अनेक प्रेरक संवाद रूप में भी करता है। कुछ काव्य गोष्ठियां भी करता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रकाशन के जो हमारे दृढ़ीकरण की दृष्टि से है, हमारे कार्यकर्ताओं का साप्ताहिक इसमें मिलना होता है, उसमें उसके कार्य की दृष्टि से और विषयों की दृष्टि से भी उन पर चर्चा रहती है। वर्ष में हम 2 बार पूरे दिन का और आधा दिन के इस प्रकार के सदस्यों का प्रशिक्षण हो, इस प्रकार कार्यशालाओं का आयोजन भी हम करते हैं। और समाज के लोग भी अनेक विषयों से, जैसे पर्यावरण, इस प्रकार के इंटर्नशिप के कार्यक्रम भी हमने किए हैं। अभी हम सब लोग चाहते हैं, कोविड-19 कहना मैं पसंद नहीं करूंगा, चाइनीज वायरस कहना इसको ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि ये नैरेटिव भी सेट होना चाहिए कि ये चाइनीज वायरस है। तो इसके दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ी, उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए हमने एक युवाओं के लिए वेब डिजाइनिंग और मार्केटिंग, इसका भी एक इंटर्नशिप का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया है। हमारे यहाँ समूह रचना बनाई हमने, और इसी प्रकार से श्रेणियों की भी रचना की है। समूह रचना में संपर्क है, साहित्य है, मीडिया है, प्रकाशन है, व्यवस्था है, संपादकीय है, इस प्रकार की हमारी समूह रचनाएं रहती है जो सुदृढ़ीकरण का काम करती है। ऐसे हमने श्रेणी भी बनाई है। पहले 4 श्रेणी थी, 7 श्रेणियों में हमने इसको विभक्त किया है, जिसके अंदर छात्र और युवा समूह है, शोधार्थी है, अध्यापक प्राध्यापक है, अन्य प्रबुद्ध जन है, काव्य है, अर्थ और विधि श्रेणी, ऐसे 7 श्रेणियों के रूप में हमने बांटकर इसको काम किया है। हमने एक और नया काम भी थोड़ा सा इसके लिए चालना दी। हमारे कार्यकर्ता जितने भी राष्ट्रीय समविचारी संगठन है, उनके बीच में भी जाकर उनसे भी कहीं ना कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करना और उनके साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया है। उसको अभी हमारा ये प्रारंभिक स्टेज में हमारे कार्यकर्ता जाकर उसको करेंगे। इसी कड़ी में ही जब ये लॉकडाउन का पीरियड चला है, तो इसके अंदर एक नया आयाम जोड़ने का हुआ, जिसकी जानकारी अब हम सभी को मिलेगी, जो था एक ई पत्रिका का प्रारंभ भी किया जाए। तो उस दृष्टि से उसकी सारी जानकारी ये जो नया इस वर्ष से अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे ही इस इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के एक सदस्य डॉक्टर राजेंद्र जी, वो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और किस प्रकार से वो योजना रचना है। हम सभी से भी वो कुछ निवेदन करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र जी अपने मेरठ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस ई पत्रिका के बारे में सबके बीच विषय रखें। धन्यवाद। मान राजेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी मूलचंद जी? जी जी धन्यवाद भाई साहब, दीपक जी। सभी मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मैं
जैसा कि विवेक जी ने बताया कि सोच भारत की, इस टैगलाइन को लेकर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र 4 वर्ष पूर्व एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर कार्य करना प्रारंभ किया था। इस वैचारिक अधिष्ठान के नाते जितने हमारे कार्यक्रम हुए उन सब की अभी जानकारी हम सबको प्राप्त हुई, परंतु इस दृष्टि से जैसे भाई साहब ने कहा कि नैरेटिव सेट करने के लिए प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। इसके लिए पुस्तकों का प्रकाशन तो आरंभ हुआ, परंतु यह भी माना गया कि नियमित रूप से त्रैमासिक ई पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया जाए और इसके ऊपर अध्ययन केंद्र में माननीय अजय जी, श्रीमान विवेक जी सबके मध्य विचार विमर्श हुआ और उसके पश्चात इस कार्य को क्रियान्वित करने का संकल्प लिया गया। इस ई पत्रिका का नाम इंद्रप्रस्थ शोध संदर्श इस नाते निश्चित किया गया और इसका स्वरूप इस प्रकार से निर्धारित किया गया कि इसके अंतर्गत 4 खंडों में सामग्री का प्रकाशन होगा। प्रथम खंड शोध पत्र का होगा, द्वितीय खंड अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी किसी व्यक्ति का उसका अपना किसी विषय पर परिप्रेक्ष्य क्या है, उसकी अपनी चिंतन दृष्टि क्या है, उसका अपना विश्लेषण क्या है। इस नाते अंतर्दृष्टि नाम का एक खंड है इस पत्रिका में। उसके पश्चात पुस्तक समीक्षा नाम से तृतीय खंड है, जिसके अंतर्गत जो अपने विचार की या समकालीन विविधा का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत जो साहित्यिक कृतियां होती हैं, वह चाहे कविता हो सकती है, यात्रा वृत्तांत हो सकता है, संस्मरण हो सकता है, प्रेरक प्रसंग हो सकता है, बोध कथा हो सकती है, ऐसे विविधा नाम से ये अपना खंड रखा गया। तो इन 4 खंडों के नाते ये अपनी पुस्तिका की सामग्री का नियोजन किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि पुस्तिका में लेखों के प्रकाशन के कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे उन मानकों में एक है कि लेख मौलिक होने चाहिए, अप्रकाशित होने चाहिए, वो चिंतन श्रृंखला को, दृष्टि को विस्तार देने वाले होने चाहिए, उनमें भारतीय जीवन दृष्टि का परिलक्षण होना चाहिए और इन आधारों पर जो लेख प्राप्त होते हैं उनकी विद्वत समीक्षा कराई जाती है। उसके उपरांत विद्वानों की टिप्पणियों को उसमें पुनः नियोजित किया जाता है और इस प्रकार से इस त्रैमासिक ई पत्रिका इंद्रप्रस्थ शोध संदर्श का अंतिम स्वरूप तैयार होता है। इस पत्रिका का प्रथम अंक आप सबके समक्ष उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, मुख्य वक्ता माननीय सुनील भाई मेहता जी, अपने क्षेत्र के माननीय क्षेत्र कार्यवाह श्रीमान सीताराम व्यास जी और अपने क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान अजय जी से कि आप सभी क्रमशः ओम का उच्चारण कर अपने मुखारबिंद से इस पत्रिका के विमोचन की कृपा करें। मैं कुलदीप चंद अग्निहोत्री ओम के उच्चारण से इसका विमोचन करूं। ओम। सुनील मेहता इस पत्रिका के विमोचन के कार्यक्रम को स्वागत करता हूं।
ओम। अजय कुमार। ओम। आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। जी, सुमन जी। धन्यवाद राजेंद्र जी। राजेंद्र जी ने शोध पत्रों का आह्वान किया है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के माध्यम से हमारे पास सुनहरा अवसर है कि हम सब अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। आज की हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं आप सभी के समक्ष भारत की गौरवशाली देवभूमि का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिस भूमि पर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी जैसे महानतम आत्माओं का प्रकटीकरण हुआ है। हिमालयम समारभ्य यावतेन्द्रु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ओम। और इसी के साथ मैं डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले तो मैं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय पर यह वेबिनार आयोजित किया है। अजय जी का आभारी हूं और विवेक जी जिनका भी संबोधन सुना है, राजेंद्र जी जिन्होंने ये पत्रिका निकाली है और मेरा भी उसमें एक आलेख इन्होंने प्रकाशित करने के लिए लिया था। प्रोफेसर सीताराम व्यास जी जहाँ बैठे हैं, जिनका अभी परिचय में बताया गया कि वो उपस्थित हैं, वो चाहे दिखाई नहीं दे रहे मुझे, लेकिन उन सभी को अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कि मित्रों, भारत मंथन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि भारत मंथन से क्या अभिप्रेत है। सागर मंथन तो सुना है कि सागर मंथन हुआ, उससे अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। जब हम भारत मंथन करते हैं, और खास करके 21वीं शताब्दी में भारत मंथन करने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कम से कम उसमें हमारा मंथन में जो अमृत निकलेगा, या अमृत जो है उसमें, उसका सभी को परिचय भी होगा, और उस अमृत से आज के युग में 21वीं शताब्दी में भारत को एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। तो भारत के जो मूल भारत का तत्व है या भारतीयता है, जो उसका कैसे पता चले कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं अंदर उस भारतीयता का या राष्ट्रीयता का या भारत बोध का करंट प्रवाहित हो रहा है, ऐसा कैसे पता चलता है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आज मैंने सुबह भी ये बात कही थी। पूरे भारत को जो चीज जोड़ती है वह एक प्रकार की आंतरिक भावना है। यदि सारा भारत उस भावना से प्रवाहित होता है तो मान लेना चाहिए कि पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आत्म भाव से अनुप्राणित है। उदाहरण के लिए पंजाब के जो पंचनद प्रदेश के जो लोग हैं, और पंचनद प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं, सरहंद में दशगुरु परंपरा के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बच्चों को विदेशी शासन कर्ताओं ने केवल इसलिए जिंदा दीवारों में छुपा दिया था कि वो उनके संप्रदाय को मानने से, उसमें परिवर्तित होने से इनकार करते थे। अब मैं जिस बात का संकेत करना चाहता हूं कि जब भी कोई भारतीय उस क्षेत्र से गुजरता है तो यदि तो उसके हृदय में एक क्षण भर के लिए जो स्पंदन होता है कि जहां गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सुपुत्र देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, उन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिया,
यदि तो ये वहां से गुजरते हुए एक क्षण के लिए स्पंदन होता है तो हम मान लेना चाहिए कि हम भारत बोध से जुड़े हुए हैं। भारत के भीतर का जो अमृत है वो हमारे हृदय में प्रभावित हो रहा है। हल्दी घाटी में जाकर एक क्षण के लिए यदि आता है कि जहां महाराणा प्रताप नहीं लड़े थे, हम ही लड़े थे, विदेशी आक्रमणकारियों से हम स्वयं लड़ रहे थे, तब आप समझ लीजिए कि हमारे भीतर भारत का अमृत जो है, भारत का जो भाव है वो प्रवाहित हो रहा है। असम में सराय घाट में ब्रह्मपुत्र की लहरों के पास खड़े होकर यदि एक क्षण के लिए लगता है कि जहां लचित बड़फूकर नहीं बल्कि हम स्वयं लड़े थे और औरंगजेब की सेना को परास्त किया था, तो समझ लीजिए हमें भारत बोध प्रवाहित हो रहा है। जी मैं 3-4 उदाहरण इसलिए दिए कि पूरे देश में घूमते हुए यदि हमारे भीतर जो स्पंदन, हृदय में स्पंदन होता है तो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी कौन सी भीतरी भाव है जो हम सभी को जोड़ता है? नंबर 1 जोड़ता है, नंबर 2 जोड़ने के बाद हमें आगे मानव सुख के लिए अग्रसर बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। वो कौन सा भाव है? वह भाव जिसका भी शायद किसी ने जिक्र भी किया था अपने उद्बोधन में, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण चराचर, संपूर्ण जड़ चेतन, उस जड़ चेतन के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए सुख और शांति की कामना करना, ये हमारे भारतीय बोध का सबसे, जिसको कहना चाहिए हमारी बॉटम लाइन है। हमारी बॉटम लाइन क्या है कि हम जब हमें कुछ प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो, बल की प्राप्ति हो, आर्थिक प्राप्ति हो, किसी प्रकार की प्राप्ति भी हो, तो हमारे यदि हम भारतीय बोध से अनुप्राणित है तो हमारे मूल मन में क्या आता है कि इससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। एक बात ध्यान में रखें, आज जो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है, ये वसुदैव कुटुंबकम का कंसेप्ट नहीं है। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है कि अपने ज्ञान के बल पर, शक्ति के बल पर दूसरे का दोहन करना, उसका शोषण करना। लेकिन वसुदैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है कि अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने बल से सभी को सुख पहुंचाने की कोशिश करना, सभी को उसका हिस्सा देने की कोशिश करना। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने संपूर्ण वसुधा को एक परिवार माना है। इसका गुरु नानक देव जी ने, जो सप्त सिंधु क्षेत्र में 10 गुरु परंपरा शुरू हुई थी मध्यकाल में, उसके प्रथम गुरु श्री नानक देव जी थे। उन्होंने 3 शब्दों में इसका बहुत ही सुंदर दिग्दर्शन किया, उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा किरत करो, बंड छको, परिश्रम करो। परिश्रम ज्ञान का भी हो सकता है, परिश्रम ये हमारा क्या स्वयं का परिश्रम है जिससे मिलती है। जनरेशन टू जनरेशन हमारे पूर्वजों का जो एक प्रकार से ज्ञान है उसमें हमको जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान से हमें लाभ होता है, उसमें हम अपना एडिशन करते हैं। इसलिए ये हमारी प्राप्ति नहीं है, यह प्राप्ति नाम जपो जाने उस शक्ति द्वारा दी गई प्राप्ति है, जिस शक्ति को महात्मा गांधी शायद कहते थे कि ये अंतिम सत्य है, मैं उसका संधान कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, उस द्वारा दिया गया जो है वो संपूर्ण विश्व में बांटा जाए, इसलिए हमने वसुदैव कुटुंबकम। ये जो मैंने 2-3 उदाहरण दिए, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये हमारी मूल चेतना है, ये भारत की चेतना है, ये आपको दूसरे कहीं देश में नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात, अब मैं लगभग अपनी बात समेटूंगा ही। आज से 20-25 हजार साल पहले इस जम्बू द्वीप से, जम्बू द्वीप हम सब ध्यान में है कि एशिया का जो पुराणों में नाम आता है वो जम्बू द्वीप आता है। जम्बू द्वीप को लगभग पूरा एशिया जम्बू द्वीप में समेटा है, और जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत, उसकी भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो दी गई है। जम्बू द्वीप से 20-25 हजार साल पहले, एशिया से, जम्बू द्वीप से 20-25 हजार साल पहले बहुत लोग अमेरिका गए। अमेरिका जाने आज का यूएसए नहीं, अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैं बात करता हूं। उस वक्त वहां कोई नहीं था, वो लोग वहां गए, वहां बसे, और जब उसके शताब्दियों बाद, सैकड़ों वर्ष बाद, जब लगभग 15वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप से वहां लोग गए, तो जो जम्बू द्वीप से लोग गए हुए थे, जो एशिया से लोग गए हुए थे,
जो मानव मूल्यों से अनुप्राणित थे और उसको साथ लेकर गए थे, उन लोगों ने 15वीं शताब्दी में जो यूरोप के लोग पहुंचे उनका स्वागत कैसे किया? उनको पानी पीने के लिए दिया, उनका भोजन दिया, उनका स्वागत किया कि ये हमारे घर में आए हैं। लेकिन उन्होंने इसका क्या अर्थ निकाला? कोलंबस गए थे, स्पेन के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, स्पेन की सहायता से पहुंचे थे। उसने क्या लिखा कि इन लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर लगता है कि ये गुलाम बनने के काबिल हैं। मैंने ये इसलिए कहा कि मानवीय मूल्यों की जो एक प्रकार से नर्सरी है, जो संपूर्ण विश्व को एक मानती है, मानव मानव में भेद नहीं करती, वो नर्सरी जम्बू द्वीप है, वो नर्सरी भारत है। जम्बू द्वीप के केंद्र में भारत है। जम्बू द्वीप की पूरी संस्कृति का जो उत्प्रेरक है वो भारत है। तो उन्होंने अमेरिका में गए हुए 20-25 हजार साल पहले पूर्व जम्बू द्वीप के निवासियों ने कहा कि इनका स्वागत करना है। और यूरोप के लोगों ने क्या कहा? इटली, जापान, इससे स्पेन से गए हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि ये गुलाम बनने के काबिल है। ये हमारा भीतरी अंतर है, भारतीय चेतना का, भारतीय अमृत का, भारत के बॉटम लाइन का ये अंतर है कि हम संपूर्ण विश्व को, जो दूसरा मानव है, हम उसको अपना भाई मानते हैं। केवल मानवों को क्यों, हम प्राणी मात्र को अपना हिस्सा मानते हैं। हमारा जो चिंतन है वो प्राणी मात्र की सुरक्षा का चिंतन है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज जब हम भारत मंथन की बात करने के लिए एकत्रित हुए, मैं समझता हूं भारत के संस्कृति के जो मूल आधार हैं, और खुशी की बात है वो मूल आधार अभी भी खिसके नहीं है। हजारों लाखों सालों से इन कंटिन्यूटी चले हुए हैं और उन मूल आधारों के, संस्कृति के उन मूल आधारों पर ही विश्व शांति का सपना देखा जा सकता है। आज जब विश्व संकट में है, आज जब विश्व एक प्रकार से कहना चाहिए विनाशकारी शक्तियों के हाथों में ताकत आ गई है, इसलिए संपूर्ण विश्व के अस्तित्व पर, प्रकृति के अस्तित्व पर संकट आ गया है। और भारत का जो है इस संकट से आज दुनिया को उभार सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसका मंत्र दिया था। मैंने शुरू में गुरु नानक देव जी की बात की, जो पहले गुरु थे 10 गुरु परंपरा के। अब मैं अंतिम गुरु जो 10वें थे उनकी उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उदाहरण दिया वो भी हमारे भारतीय संस्कृति की बॉटम लाइन है एक प्रकार से। उन्होंने कहा संत सिपाही, गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही कहा जाता है। अर्थ क्या है कि जो संत है उसी के हाथ में शस्त्र होना चाहिए। संत जाने जो ज्ञान का साधक है, जो मानवीय संस्कृति का साधक है, जो मानवीय मूल्यों का साधक है, उसके हाथ में शस्त्र होगा तो उस शस्त्र का उपयोग विश्व शांति के लिए किया जाएगा। यदि बदमाश के हाथ में शस्त्र आ जाएगा तो उस शस्त्र का उपयोग विश्व को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। प्रिय मित्रों, हमने इतिहास में देखा है संतों के हाथ में शस्त्र ना रहकर जब उन लोगों के हाथ में शस्त्र गया है जो स्वभाव से संत नहीं थे, तो उन्होंने विश्व को कितना नुकसान पहुंचाया। हमारी सारी हिस्ट्री इस बात का गवाह है। आज मैं समझता हूं भारत के जो 2 मूल सूत्र हैं जिनकी मैंने चर्चा की, इन मूल सूत्रों के आधार पर विश्व शांति की संकल्पना की जा सकती है। भारत मंथन का युग आ गया है। भारत के एक प्रकार से कहना चाहिए पुनर्जागरण का युग आ गया है और भारतीयता का, जीवन मूल्यों का, मानव मूल्यों का जो भारत से निकले हैं उनके पुनः प्रसार का युग आ गया है। और सारा विश्व मान रहा है कि भारत के इन मूल्यों का अनुसरण करेंगे तो विश्व शांति स्थापित होगी। आज आप लोगों ने इस मूल विषय पर विचार विमर्श शुरू किया है। मैं समझता हूं इसमें से अमृत निकलेगा ही निकलेगा और उस अमृत को सारा विश्व पिएगा और विश्व ही निकलेगा। लेकिन आज विश्व, उस वक्त भगवान शंकर को पीना पड़ा था, लेकिन आज शायद विश्व को समाप्त करने की अनेक विधियां हमें उपलब्ध हो गई है। इसलिए जो अमृत निकलेगा उसका सुख सभी को मिलेगा, जो विष निकलेगा उसको नष्ट करने का तरीका आज भारत ने सीख लिया है। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने भारत मंथन, ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, इसमें सब समाहित है। ये 2 शब्द हैं लेकिन ये सूत्र रूप में कहा जाए तो इसमें बहुत कुछ समाहित है। आपने भारत मंथन के विषय को लेकर एक यज्ञ शुरू किया है, तो मुझे पूरी आशा है कि इसमें से अमृत निकलेगा, वो भारतीय अमृत होगा, जम्बू द्वीप का अमृत होगा और विश्व का अमृत होगा। धन्यवाद।
धन्यवाद गुरुजी। आज बड़ा संयोग है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, साथ में गुरुजी हमारे साथ जुड़े और इतना सार गर्वित भारत मंथन, भारत के मानबिंदु और भारत को जोड़ने के क्या क्या सूत्र हैं, भारत का बोध हमारे अंदर से अभी गया नहीं है। अगर हम कहीं से गुजरते हैं, अगर हमारे हृदय में स्पंदन होता है तो वास्तव में भारत हमारे अंदर जिंदा है। इन सब चीजों को सहज भाषा में बताने के लिए गुरु जी का पुनः धन्यवाद, गुरु जी का आभार। अभी एक छोटी छोटी दो सूचनाएं हैं, फिर से दोबारा से हम आपको दे देते हैं। एक तो बीच बीच में किसी का माइक अनम्यूट हो जाता है तो कृपया अपने माइक का ध्यान रखें, वो म्यूट ही रहे। बीच में कुछ सज्जन के स्क्रीन शेयर हो जाती है, प्रेजेंट हो जा रही है, तो वो भी ध्यान रखें, कृपया स्क्रीन को शेयर न करें, उसको प्रेजेंट न करें। उसके साथ ही हमारे इंद्रप्रस्थ शोध संदर्श जो पत्रिका अभी जिसका विमोचन महानुभावों द्वारा किया गया, उस पत्रिका के लिए जो आलेख आने हैं वो सभी से आग्रह है, वो आलेख आप भेज सकते हैं। पत्रिका हमारी वेबसाइट ip-अध्ययन-केंद्र.org पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। सबको लिए वो पत्रिका है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वहां पर आपको PDF फॉर्म में वो पत्रिका मिल जाएगी। सभी अपने आलेख भेज सकते हैं, कुछ सुझाव हैं वो भी भेज सकते हैं, उसको पढ़िए, सुझाव दीजिए, आलेख भेजिए, आपका स्वागत है। आज मुख्य वक्ता के रूप में जिनको हम सुनने जा रहे हैं, जिनका हम पाथेय प्राप्त करेंगे, बिंदु हैं तो हमारे बीच में अभी गजेंद्र सोलंकी जी भी जुड़े थे, राष्ट्रीय विचारों को प्रतिपादित करने वाले कवि हैं। आपकी 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का वीणा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे, उठ जाग भारत जाग रे। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, संघर्ष की बेला है यह, तू एकता का बिगुल बुझा, उठ जाग भारत जाग रे। इसीलिए भारत मंथन हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा सुनील भाई मेहता जी से कि वो कविता के पश्चात अपने वक्तव्य को प्रारंभ करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कविता के लिए श्री विमल जी, श्रीमान विमल जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। कितने ही युग से है जननी, जग तेरे यश गाता, भगवती भारत माता, भगवती भारत माता। हिमाच्छन्न तव मुकुट अडिग, गंभीर समाधि लगाए, तपस्वियों को मनस्थैर्य का मर्म सदा सिखलाए। उदधि कृतार्थ हो रहा तेरे चरणों को धो धो कर, रचा विधाता ने क्यों कर है स्वर्ग अलौकिक भू पर। सत्य और शिव भी सुंदर भी, महिमा तुझ से पाता, भगवती भारत माता, भगवती भारत माता। धार हलों की सहकर भीमा, दिया
अन्न और जल है, निर्मित तेरे ही रज कण से यह शरीर यह बल है। ज्ञान और विज्ञान तुम्हारे चरणों में नत सिर है। जीव सृष्टि के जिसके हित धारते देह फिर है। मुक्ति मार्ग पाने को तेरी गोदी में जग आता। भगवती भारत माता, भगवती भारत माता। ऋषि मुनि ज्ञानी दृष्टाओं की, वीरों की जननी तू। माता जिनके अतुल त्याग की, आदर्श की धनी तू। जीवों के हित जीवन को ही तुच्छ जिन्होंने माना। निज स्वरूप में भी जगती के कण कण को पहचाना। जग से लिया नहीं तूने, जग रहा तुम्ही से पाता। भगवती भारत माता, कितने ही युग से है जननी, जग तेरे यश गाता। भगवती भारत माता, भगवती भारत माता। धन्यवाद। माननीय सुनील भाई मेहता जी। धन्यवाद। आवाज सुनाई देती है ठीक से? जी जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस भारत मंथन तृतीय के समापन सत्र में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री, इस इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, मेरे सहकार्यकर्ता एवं मित्र आदरणीय अजय जी और उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह जो उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जो मैंने सुना, आदरणीय सीताराम जी और अन्य सभी इस कार्यक्रम के निमंत्रण को स्वीकार करके उपस्थित हुए बंधु भगिनी गण। मैं आयोजकों का आभारी हूं। इस कार्यक्रम में मेरे कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए मुझे उन्होंने समय दिया है। भारत मंथन, इसकी क्या आवश्यकता है? इस 21वीं शताब्दी के समय में इसकी बहुत अच्छे प्रकार से विवरण अपने अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री जी ने किया है। भारत क्या है, भारत की विशेषता क्या है, इसको उन्होंने बहुत ही मर्यादित शब्दों में समय की पाबंदी रखते हुए
बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो भारत को दुनिया में जो लोग जानते हैं या भारत की जो विशेषता है, उस विशेषता का उन्होंने बताया है। लेकिन जिसके कारण जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण, जिन्होंने इस प्रकार की एक मर्यादा प्रस्थापित की, लगातार इस प्रकार का जीवन यापन जिन्होंने किया, एक माइलस्टोन्स जिन्होंने प्रस्थापित किए, ऐसे लोगों के कारण दुनिया में आज भारत का परिचय हो रहा है। ऐसे लोगों को ही, ऐसे समाज के कारण, ऐसे व्यक्तियों के कारण, ऐसी व्यवस्थाओं के कारण, ऐसी सब व्यवस्थाएं, व्यक्ति वो देश के लिए मान बिंदु बन जाते हैं। हमारे एक मित्र यहां पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय है, उसमें अध्यापक थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और दामाद इंग्लैंड में रहते थे, तो एक बार वहां पर गए थे, उनके नाबाद के साथ वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी इतिहास के अच्छे अध्यापक रहे, यहां पर इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जिसको बहुत बड़ा सेनापति माना जाता है, ऐसा नेल्सन द ग्रेट, वो युद्ध में बहुत तेज था, विद्वान था, चतुर था, बहुत सारे युद्ध उसने जीते हैं, कभी वो युद्ध में हारा नहीं, नौका युद्ध का बहुत ही अच्छा अनुभवी था, लेकिन वो चरित्रहीन व्यक्ति था। ही वॉज हैविंग ए लूज कैरेक्टर। ऐसा हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनको बताया, उनके दामाद को। ये बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा ये जब बात चल रही थी तभी उनकी बेटी के 2 बच्चे जो शायद 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, वो दोनों उनके पास आए और उन्होंने कहा कि दोनों ने मेरे एक हाथ पकड़ा, एक ने बाईं ओर से पकड़ा, दूसरे ने दाहिनी ओर से पकड़ा, और वो बताने लगे कि दादाजी से नेल्सन वॉज ग्रेट, दादाजी से नेल्सन वॉज ग्रेट। और उन्होंने कहा कि वो दोनों मुझे अपनी ओर खींचते रहे जब तक मैंने ये नहीं कहा कि हाँ आई एग्री, नेल्सन वॉज ग्रेट। ये मैंने जब तक नहीं कहा तब तक वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो वहां के छोटे बच्चों के मन में भी यह एक मान बिंदु के लिए जो भाव रहता है, उस भाव का वहां पर दर्शन होता है। भारत के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, बाकी जो अन्य अपनी जो जीवन पद्धति है उसके कारण भारत की जीवन पद्धति, भारत के विचार, भारत की संस्कृति और दुनिया के अन्य लोगों के लिए आज भी उनमें से प्रेरणा लेने के लिए बहुत सारा है। और आज भी इस 21वीं सदी में भी दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। यहां से अपनी समस्याओं का कुछ समाधान हमको प्राप्त होगा, इसको आप विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। वहां से बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए, देखने के लिए, शिक्षा के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने स्थान पर जाने के बाद इसको कैसे लागू करेंगे अपने समाज में, इसके बारे में विचार करते हैं। तो ये जो पद्धति है अपने समाज की, अपनी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। वो अपने मान बिंदु बनते हैं। इन मान बिंदु के लिए अपने मन में एक सम्मान का भाव निर्माण करना, अपनी नई पीढ़ी के मन में भी इसके लिए सम्मान का भाव निर्माण करना, ये मुझे लगता है कि आज भारत मंथन के कार्यक्रम के द्वारा जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने जो प्रयत्न शुरू किया है, इसका एक लक्ष्य हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। जैसे कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक अखबार में पढ़ा था, जब नेल्सन मंडेला जी अफ्रीका के प्रमुख बने, प्रेसिडेंट बने, तत्पश्चात दुनिया के अन्य देशों में उनका प्रवास हुआ तो भारत में भी आए थे। पहली बार भारत की उनका प्रवास था, मुलाकात थी, तो बहुत बड़े पैमाने पर उनके स्वागत के कार्यक्रम स्थान स्थान पर हो रहे थे। तो एक कार्यक्रम में जब वो गए तो अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। कुछ कुमारिका कन्याएं थी, वो कन्याएं आई, उनको उन्होंने कुमकुम तिलक से उनके भाल में तिलक कराया, बाकी सब किया, हार वगैरह पहनाया, पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। तो यह सब जब चल रहा था कार्यक्रम में, तो नेल्सन मंडेला जी ने सहज अपनी पद्धति के अनुसार, अपने जो वहां के पद्धति है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार वो जो कन्या जिन्होंने उनका स्वागत किया, उस कन्या को
उन्होंने गले लगाकर उसके भाल पर, उनके कपाल में उन्होंने चुंबन किया, किस किया। कार्यक्रम तो चला, सब पूरा भी हुआ, लेकिन उस कार्यक्रम के पश्चात भारत सरकार की तरफ से जो अधिकारी उनके साथ में विशेष ऑफिसर करके रखे गए थे, उन्होंने नेल्सन जी को कहा कि मंडेला जी, आपने हमारे यहाँ कार्यक्रम में जो कन्या को आपने किस किया, ये भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं है। यहाँ पर भारत में इस प्रकार से किसी बेटी को, लड़की को चुंबन करना प्रत्यक्ष पब्लिक प्लेस में यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसको आप जरा ध्यान में रखिए। तो अपनी ये जो परंपरा है, इन परंपराओं को समझना यह आवश्यकता है। अपनी संस्कृति की जो परंपरा है, पद्धतियां हैं, इतने सारे वर्षों से जो जिस प्रकार से अपने यहाँ पर मूल्य प्रस्थापित हुए हैं, उसके आधार पर ये परंपराएं बनी। और इन परंपराओं को स्थापित करने के लिए जिन लोगों ने प्रयत्न किया, बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी चुनौतियों को स्वीकार किया, अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे, ऐसे सब लोग वो भारत के मान बिंदु बने हैं। दुनिया में लोग भारत को उनके नाम से पहचानते हैं। हम कहते हैं कि भारत या रामकृष्ण की भूमि है। तो रामकृष्ण की भूमि हम जब कहते हैं तो राम और कृष्ण ये भगवान के स्वरूप में नहीं मानते केवल, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने इस संस्कृति को, इन जीवन मूल्यों को, जिन जीवन मूल्यों को यहाँ पर इस भूमि पर साक्षात्कार हुआ, उन जीवन मूल्यों को समाज में प्रस्थापित करने के लिए बहुत सारे कष्ट सहन किए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाई, यह जो वाक्य है, उस वाक्य को निभाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी ने इतने सारे कष्ट सहे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान रामचंद्र जी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं बनी, जिन घटनाओं के समय पर अगर वो चाहते थे तो अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन ये न करते हुए उन्होंने सामने से कष्टों को सहन किया। बहुत सारी तकलीफें उन्होंने सहन की। जैसे हम कहते हैं कि राज्याभिषेक के दिन ही उनको वनवास मिला, कुछ घंटों के बाद राज्याभिषेक होना था, उससे पहले ही उनको दशरथ जी ने बुलाया और कहा कि आपको वनवास जाना है। तो कई बार लोग कहते हैं, आज के समय में भी चर्चा होती है, तो अगर उस समय भी अगर लोगों का मत लिया गया होता, लोगों से पूछा गया होता लोकशाही के तंत्र के हिसाब से कि क्या होना चाहिए, दशरथ जी ने जो कहा है उसका पालन करना, या भगवान रामचंद्र जी को, प्रभु रामचंद्र जी को, या रामचंद्र जी जो वहां के राज्य बेटे थे उनको राज्याभिषेक होना चाहिए, तो शायद पब्लिक ओपिनियन यही रहता कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना चाहिए। स्वयं दशरथ ने कहा कि आप मुझे कैद में डाल सकते हो, मुझे कैद में डालो और अपना राज्याभिषेक चालू रखो, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसको ठुकरा दिया और वो वनवास में गए। वनवास में जाने के बाद कुछ ही समय में दशरथ का निधन भी हुआ। फिर से एक बार जब चित्रकूट में रहते थे, उसी समय भरत उनको लेने के लिए गए, उनको मनाने के लिए गए। शायद ये कर सकते थे उस समय भी कि भरत ने जो उन्होंने आग्रह किया, अनुरोध किया, उस अनुरोध को उन्होंने वापस लौटने का आग्रह उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों के समक्ष आवश्यकता समझकर उन्होंने स्वीकार भी किया सकते थे। वो वापस आ सकते थे। अयोध्या में वापस आने के बाद अयोध्या का राज्य फिर से राज्याभिषेक करके राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। वन में जब थे तो सोने के मृग की जो घटना बनती है, वो घटना हम सबको मालूम है। वो कह सकते थे सीता जी को कि सोने का हिरण हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगर वो नहीं करते तो बाकी जो समस्या, बाकी सब बाद में घटनाएं बनी, वो घटना नहीं बन सकती थी, वो स्वयं उसमें से बच सकते थे। सुग्रीव के बजाय बाली से वो मित्रता कर सकते थे। अगर बाली से उन्होंने मित्रता की होती तो बाली वध का जो उनके ऊपर तोहमत लगा है, उस तोहमत में से वो बच सकते थे। सुग्रीव की तुलना में बाली बहुत ही शक्तिशाली था। स्वयं रावण को उन्होंने कई बार पराजित किया था, रावण उससे काफी भयभीत रहता था। तो अगर बाली के साथ उसकी मित्रता होती तो किष्किंधा का एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा के साथ उनका मित्रता होती, लेकिन यह नहीं किया उन्होंने, सुग्रीव को अपने मित्र बनाया। तो ये सब बातें, सीता की अग्नि परीक्षा जब हुई तो उस समय वो बता सकते थे कि मुझे नहीं करनी है सीता की अग्नि परीक्षा, मैं इसमें मुझे विश्वास है सीता के चरित्र के ऊपर, उसकी पतिव्रता के वक्त के ऊपर। सीता को जब फिर से वनवास भेजने के लिए बात चली, तब भी वो बता सकते थे कि नहीं, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं भी राज्याभिषेक, राज्य छोड़कर चला जाऊंगा उसके साथ में। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं थी जिस समय पर वो राम बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो अपनी जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं का उन्होंने पालन करके अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर जो अपेक्षा है
कि एक नेता, एक राजा यानी एक नेता है, समाज का नेतृत्व करने वाली व्यक्ति से क्या अपेक्षा है, वो कैसा होना चाहिए, उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आएगी, उन कठिनाइयों को उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए, ये उन्होंने प्रत्यक्ष स्थापित किया। और उसके कारण आज दुनिया भर में इस देश को राम की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये राम जो है, ये हमारे आइडियल्स हैं, ये हमारे हीरोज हैं। कृष्ण के बारे में भी कहते हैं, कृष्ण का जीवन, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। तो कृष्ण का भी जीवन का ध्येय क्या था? ध्येय एक ही था कि इस जीवन में धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो उन्होंने कहा है कि धर्म की स्थापना करना, और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट जीवन भर सहते रहे, बहुत सारे उनके ऊपर भी तोहमत लगाए गए, बहुत सारे उनके ऊपर भी नाम बदनाम करने के लिए प्रयत्न हुए, लेकिन ये सब स्वीकार करते हुए अंत में स्थिति क्या आई? तो अंत में पूरा उनका जितना यादव वंश था, यादव वंश खत्म हो गया। द्वारिका सोने की जी थी, वो द्वारिका भी डूब गई, सब पूर्ण हो गया। लेकिन ये सब होते हुए भी उन्होंने धर्म संस्थापनार्थ का जो काम था, उस काम को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये सब झेला, बहुत सारा कष्ट सहन किया। महाभारत के युद्ध में स्वयं इतने सक्षम थे कि वो युद्ध कर सकते थे। दुर्योधन के पास जब अंतिम विष्टि के लिए वो जाते हैं, तब अर्जुन और पांडव सब बताते हैं कि वो बहुत दुष्ट हैं, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको कैद कर लेंगे। तब कृष्ण बताते हैं कि अगर ये होता है तो आप निश्चिंत रहिए, फिर कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसीलिए वहां पर जब वो कैद करने की प्रयत्न करता है तो अपना विराट स्वरूप का भी दर्शन कराते हैं। और ये सब होने के पश्चात भी युद्ध में वो स्वयं कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं केवल सारथत्व करके अर्जुन का सारथी बनकर काम करूंगा। तो इस प्रकार अपने आप को, लोगों को आगे रखना और धर्मों को संस्थापना करने के लिए, धर्मों को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना, इस प्रकार उन्होंने सब कष्ट झेलते हुए धर्म की स्थापना की। इसलिए आज भारत को राम और कृष्ण की भूमि करके माने जाते हैं, दुनिया में लोग इसको पहचानते हैं। ये अपनी विशेषता है। भारत में जैसे मैंने कहा कि अपनी संस्कृति की जो परंपरा है, संस्कृति की परंपरा में विशेषताओं में भी एक रिलेशनशिप, संबंधों की जो परंपरा है वो एक विशेष प्रकार की है। दुनिया के अन्य देशों में इस प्रकार की संबंधों की परंपरा कल्पना करना भी कठिन है। इसलिए आज जो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप वाला जो विषय चल रहा है दुनिया भर में, ये भारत के लिए बहुत विचित्र लग रहा है अपने लोगों को, लेकिन ये बहुत चर्चा का विषय। मैं एक कथा पढ़ रहा था कि एक दो व्यापारी अपने बिजनेस डील के लिए चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़ी डील होने वाली थी। तो जिनके साथ में डील होने वाली थी, जो व्यापारी जिनको बहुत लाभ होने वाला था, वो बात कर रहे थे। एक निश्चित समय थोड़ा जब पूर्ण होने में आया, तो उससे पहले फाइनल डील होने के पहले जब समय हुआ, तो जो व्यापारी थे जिनको लाभ होने वाला था, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा करते हैं, हम अपनी बात यहां पर रोकते हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो बता रहे सामने वाले जो व्यापारी थे, उन्होंने कहा अरे आप जाएंगे कैसे, अब आधा घंटे में तो अपने बात पूरी होने वाली है, हम व्यापार का फाइनल सेटलमेंट करेंगे, हम आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करेंगे, तो आप आधे घंटे के बाद जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आधे घंटा नहीं हो सकता, मुझे अभी तुरंत निकलना होगा, मुझे एक बहुत महत्व का काम करना है। तो पूछने लगे वो ऐसा कौन सा महत्व का काम है? आपको जहां लाखों रुपए का लाभ होने वाला है, ऐसा व्यापार आपको मिलने वाला है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, उसको छोड़कर आप आगे चलकर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन आप कौन से ऐसे बड़े काम के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और यह समय ऐसा है कि जिस समय मुझे उसके लिए टिफिन लेकर जाना है और मैं उसको भोजन करवाऊंगा, मुझे उसको भोजन करवाना है। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बीमारी है? तो उन्होंने कहा बीमारी तो ऐसी है कि मेरी पत्नी की स्मरण शक्ति खत्म हो गई है, वो भूल गई है सब कुछ, तो उसको तो याद नहीं कि मैं उसका पति हूं, लेकिन फिर भी मुझे भोजन कराने के लिए जाना है। तो महाशय जो थे दूसरे बताने लगे कि उनको जब कुछ याद ही नहीं है, केवल भोजन ही करवाना है, तो आप क्यों जा रहे हैं, किसी और को भी भेज सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, उसको तो याद नहीं है कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन मुझे तो याद है कि वो मेरी पत्नी है, और इसलिए मेरी पत्नी को मुझे संभालना, आजीवन संभालना, वो अगर मुझे संभालती है तो मुझे भी उसको संभालना चाहिए, ये मेरा दायित्व है, इसलिए मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूं, उसको भोजन कराने के लिए जा रहा हूं। मेरा व्यापार में कुछ नुकसान होगा तो चलेगा, लेकिन ये जो संबंध है उस संबंध को बनाए रखना ये मेरे लिए बहुत ही महत्व का काम है। इट इज ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो इस प्रकार को संबंध को बनाए रखना, अपने यहां पर ऐसा कहते हैं कि दो प्रकार के संबंध रहते हैं, रिलेशनशिप दो प्रकार की रहती है। एक लेन देन के संबंध रहते हैं, मित्र के होते हैं, व्यापारी के होते हैं, कुछ छात्रों विद्यार्थियों के होते हैं, इस प्रकार के संबंध है जिसमें कुछ गिव एंड टेक रहता है।
और कुछ संबंध ऐसे रहते हैं कि जिसमें कुछ जिसको बोलते हैं खून के संबंध, ब्लड रिलेशंस रहते हैं। तो मैंने एक जो पुस्तक पढ़ी उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो ब्लड रिलेशंस रहते हैं उसमें सिलेक्टिविटी नहीं रहती है। माता पिता के संबंध है उसमें सिलेक्शन नहीं रहते, मेरे माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होगा, मेरा भाई कौन होगा, मेरी बहन कौन होगी, मेरे चाचा कौन होंगे, ये मेरे को सिलेक्शन के कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ये संबंध ऐसे हैं कि जिसको आजीवन हमको निभाना है, कैसा भी होगा। और इसलिए भारत की परंपरा है, भारत में परंपरा होने के कारण भारत की जो परिवार व्यवस्था है, ये परिवार व्यवस्था ये भारत का एक मानबिंदु बना है। दुनिया के लोग इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे चलता है। घर में बहुत सारे, एक बार मैं एक व्याख्यान में गया था तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से आए थे। अमेरिका में उन्होंने कहा कि बहुत सारे मेंटल असाइलम्स है, परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ रहता है, ठीक नहीं रहता है, असमतुल्य रहता है, तो उसको वहां पर मेंटल असाइलम में छोड़कर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि इतने सारे मेंटल असाइलम्स अमेरिका में देखने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो वहां के जो लोग उनके साथ में थे उन्होंने कहा कि भारत में इसकी स्थिति कैसी है। तो इन्होंने जो भारत से गए थे उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में तो मेंटल असाइलम्स हैं लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। भारत में परिवार में ही लोग ऐसा कोई व्यक्ति भारत में घर में रहती हैं जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्वस्थ रहती है, असमतुला रहती है, संतुलित नहीं रहती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को घर में से कोई छोड़कर नहीं आते। बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ही कठिन हो गया, तभी जाकर उसको छोड़कर आते हैं। तो ये परिवार का सदस्य बनाकर रखते हैं, वो कैसा भी होगा, ऐसी भी स्थिति होगी। तो ये जो अपनी परिवार व्यवस्था है, इस परिवार व्यवस्था को, ये जो भारत का एक मान बिंदु है दुनिया के लिए, दुनिया के लोग भारत की परिवार व्यवस्था को पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक जी पुण्य मोहन जी भागवत कई बार बताते हैं कि अपने यहां पर दो शब्द प्रयोग होते हैं। एक शब्द प्रयोग है कुटुंब और दूसरा शब्द प्रयोग है परिवार। दुनिया में अन्य अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं, एक ही शब्द प्रयोग है, फैमिली। और हमारे यहां पर कुटुंब और परिवार दोनों में एक निश्चित अंतर है। हम जब कुटुंब कहते हैं तो कुटुंब में उन्हीं व्यक्तियों का संदर्भ आता है जिनका हमारा लहू का संबंध रहता है, ब्लड रिलेशन जिनके साथ है। वो हमारे बेटे बेटी, पौता पौती, पत्नी, बाकी सब दामाद वगैरह सब रहते होंगे जिनका संबंध आता है। लेकिन हम जब परिवार कहते हैं तो परिवार में अपने खून के संबंधी के सिवाय भी जो लोगों का संबंध अपने साथ में आता है, जो हमारे अच्छे बुरे के समय में हमारे साथ में रहते हैं, हमारे आवश्यकताओं को पूरी करने वाले जो लोग रहते हैं, इन सभी लोगों को हम परिवार में संयुक्त करते हैं। इसलिए फिर वो नाई भी होगा, धोबी भी होगा, दूध वाला भी होगा, घर के बरामदे में बांधी हुई एक गाय भी होगी, बकरी भी होगी, कोई बिल्ली भी होगा, कोई कुत्ता भी होगा, तो ये सब परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रकार एक परिवार जो है वो, जैसे अग्निहोत्री जी ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो बात चलती है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रारंभ कहां से होता है, तो परिवार में से होता है, जब परिवार में सब लोग थे। इसलिए अपने यहाँ पर बिल्ली मौसी कहा गया, चांदा मामा कहा गया। इस प्रकार एक एक प्रकृति के लोगों के साथ भी कुछ संबंध बांधा गया, रिश्ता बांधा गया, तो बच्चे को उसी समय से ध्यान में आता है। तो इस प्रकार की अपनी व्यवस्था बनी। तो ये व्यवस्था जो है ये भारत की एक मान बिंदु माना गया। दुनिया के लोग इसको समझते हैं, समझने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसका अभ्यास करके इंग्लैंड में अपने संघ का जो काम चल रहा है, वहां पर एक बार मार्गारेट थैचर उनके रक्षाबंधन कार्यक्रम में जब आई थी तो उन्होंने बताया कि भारत की तुलना में हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स है, बहुत सारे क्राइम रेट बहुत अधिक है। क्यों है? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट चाइल्ड की समस्या बहुत अधिक है। और वहां के साइकोलॉजी के अध्यापकों ने जब इसका अभ्यास किया तो ध्यान में आया कि सिंगल पेरेंट चाइल्ड के कारण, उसका विकास ठीक से नहीं होने के कारण, फिर उसके मन में इस प्रकार की कुप्रवृत्ति करने के लिए या किसी इलीगल काम करने के लिए उसके मन में बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर रहता है और वो करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की जो परिवार व्यवस्था है, उस परिवार व्यवस्था के कारण आपके यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है। और जो आपके लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे देश में आकर रुके हैं, वहां पर भी आपके समाज के लोगों का क्राइम रेट बहुत ही कम दिखता है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझना और इस व्यवस्था को मजबूत करना, ये आज की आवश्यकता है। अपने यहाँ पर कहते हैं कि यज्ञ की व्यवस्था है, यज्ञ संस्कृति हम कहते हैं। तो ये यज्ञ की संस्कृति, हाँ कुछ समय बीच में उसमें कोई विकृति आ गई, लेकिन परंपरा से यज्ञ किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि जो काम स्वयं के लाभ के लिए नहीं होगा, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं है, निस्वार्थ भाव से अन्य लोगों के हित के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो यज्ञ ही है। हाँ वो देखने के लिए उसका स्वरूप जो होगा वो हव्य स्वरूप में होगा, अग्नि के सामने कुछ हव्य देना, उसको स्वाहा करना, उनको सौंपना, ये स्वरूप होगा। लेकिन ये परंपरा शुरू हुई कि विश्व के कल्याण के लिए हम ये करेंगे।
और उसके कारण बहुत सारी प्रकार के अलग अलग प्रकार के यज्ञों की यहाँ पर परंपरा शुरू हुई। आज धीरे धीरे कुछ समय में विकृति होने के बाद आज फिर से पुनः दुनिया के लोग इसकी ओर ध्यान देने लगे। अभी जैसे बताया कि ये जो कोविड-19 या इसका जो महामारी का समय चल रहा है, उस समय भी कई सारे ऐसी संस्थाओं ने कहा कि अपने घरों में अगर आप ये इसका हवन करते हैं उसकी निश्चित मात्रा में पद्धति से निश्चित प्रकार के हव्य संविधा लेकर, तो उसके कारण वातावरण शुद्ध होता है। और उसका दुनिया भर के देशों में, कहीं भारत में भी हरिद्वार में जो गायत्री परिवार का जो बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पर बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं और ये अनुभव आ रहा है कि हाँ इसके कारण बहुत सारा लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार की अपने यहाँ पर ये पद्धति जो चली, यज्ञ की जो पद्धति है, यज्ञ पद्धति के कारण दुनिया के अन्य देशों में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। ये परंपरा जो है वो कुल मिलाकर मैं जैसे कहा कि विश्व के कल्याण के लिए अपने यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो निर्माण हुई, उन सभी व्यवस्थाओं का यही लक्ष्य रहा कि दूसरों के लाभ के लिए हम क्या कर सकते हैं। कभी अपने केवल स्वार्थ के लिए हमने विचार नहीं किया, अन्य और विश्व के लाभ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी का विचार करते हुए अपने यहाँ पर सब व्यवस्थाएं निर्माण, और इसी के आधार पर अपने यहाँ पर सभी जो कुछ भी विश्व के या अन्य लोगों के कल्याण के लिए जितनी भी कुछ बातें हैं समाज में, प्रकृति में जो कुछ भी है, उसको हम माता का स्वरूप मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पर अपने यहाँ पर गाय, गंगा, ये सबको भी हम माता मानते हैं। तो ये एक विशेष परंपरा है। सभी प्राणियों की तरफ देखने की यह दृष्टि अलग है, गाय की ओर देखने की दृष्टि अलग है। केवल गाय को हम पशु करके नहीं मानते, दूध देने वाला एक पशु नहीं मानते हैं। तो यह एक इस प्रकार का प्राणी है कि जो पूरी व्यवस्था करता है, आर्थिक तंत्र संभालता है, परिवार के सब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, कुल मिलाकर समाज के हित के लिए काम करते हैं। इस प्रकार का एक प्राणी तो केवल प्राणी नहीं है, तो सभी की तरफ देखने का यह दृष्टि है। और इसलिए गाय को हम माता कहना, जो दूसरे के हित के लिए माता का स्वरूप जन्म ही इसलिए होता है कि अपने बच्चों की देखभाल करना, कल्याण करने के लिए, उसके लाभ के लिए प्रयत्न करना, ये हितों से जो मां रहती है। इसी प्रकार का प्रकृति में जो कुछ भी ऐसा करते हैं कि दूसरों के हित के लिए जिसका विचार होता है, जिसका जन्म होता है, उसको हम माता मानते हैं। और ऐसे सभी लोगों को, अपने व्यक्ति, अपने सभी पशु पक्षी जो कुछ भी होगा, उन सबको हम अपने देश में, अपनी संस्कृति में मान बिंदु मानते हैं। और इस मान बिंदु की रक्षा करने के लिए बहुत सारे अपने इतिहास में जो बहुत सी घटनाएं बताई जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं कि इन मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए। तो इस मान बिंदु की रक्षा करने के लिए क्या, अपने यहाँ पर जैसे गाय है, तो गाय की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, स्थान स्थान पर हुए। और अपने बाद में भी भारत स्वतंत्र होने के बाद भी गोवध बंदी के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, संघ ने भी किए, बाकी अन्य संस्थाओं ने भी किए कि देश भर में गोवध बंदी होनी चाहिए। तो केवल पशु की हत्या इतना नहीं है, तो कुल मिलाकर इसको एक माता के स्वरूप में देखने का, यह जो अपने मान बिंदु है, उस मान बिंदु की रक्षा करने के लिए विचार करना क्या आवश्यक है। अपने यहाँ पर मंदिरों को माना जाता है। मंदिरों जो है अपने यहाँ पर पुराने समय से, वेद काल से मंदिर यह एक बहुत ही बड़ा केंद्र रहा शक्ति का, इसको कम्युनिटी सेंटर कहते हैं। समाज को संगठित करने के लिए, समाज को प्रशिक्षित करने के लिए, समाज में बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए, सामाजिक कार्य को चलाने के लिए मंदिर एक बहुत प्रमुख केंद्र था। और इसलिए विदेशी आक्रांता जब भी आए, मुगल भी आए या अंग्रेज भी, ब्रिटिशर्स भी आए, उन्होंने जब मंदिर को यहाँ पर देखा तो उनको ध्यान में आया कि इस प्रकार का साधना का केंद्र केवल मंदिर में पूजा करने के, वहां पर तो यही था, इबादत का स्थान था, केवल आराधना का स्थान था। मंदिर में केवल प्रार्थना करने के लिए लोग जाते थे, यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन प्रार्थना करते समय केवल प्रार्थना करना इतना नहीं था, तो इसके सिवाय एकदम जीवित स्थान था, जीवित केंद्र था, शक्ति ऊर्जा का केंद्र था। और वहां से बहुत सारे प्रकार के समाज को प्रोत्साहित करने वाले, समाज को जागरूक करने वाले बहुत सारे कार्यक्रम वहां पर दिन भर चलते रहते। और इसलिए स्थान स्थान पर अपने मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को हताहत किया गया, मंदिरों को लूटा गया, इस प्रकार के प्रयत्न देश भर में चले। तो यह मंदिर जो था, वो मंदिर केवल अपने यहाँ पर एक दर्शन करने के लिए या अपनी कुछ मनोकामना पूरी करने के लिए वहां पर जाना और प्रार्थना करना आज जो स्थान बन गया है, इस प्रकार के स्थान नहीं थे। इसलिए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, जब सोमनाथ मंदिर की जो स्थिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जूनागढ़ भारत में जुट गया, उसके बाद सोमनाथ गए और सोमनाथ दर्शन करने के बाद वहां पर समुद्र स्नान किया। समुद्र स्नान करने के बाद जब बाहर निकले तो उनके जो सेक्रेटरी थे शंकरन, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने कहा कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ का उसका मतलब मंदिर नहीं था, वो खंडर बन गया था। तो उन्होंने कहा यह जो खंडर है, सोमनाथ मंदिर का जो खंडर है, यह केवल मंदिर खंडर नहीं है, यह भारत की गुलामी का एक प्रतीक है।
और स्वतंत्र भारत में जितने भी ऐसे गुलाम भारत के प्रतीक हैं जिससे भारत गुलाम रहा था, इस प्रकार का चित्र बनता होगा, ऐसे सभी प्रतीकों को हटाना चाहिए। मैं इस प्रतीक को, यहाँ जो खोमनाथ का खंडर है उस खंडर को दूर करूंगा और फिर से एक बार यहाँ पर भव्य मंदिर की स्थापना हो, इसके लिए प्रयत्न करूंगा, ऐसा संकल्प उन्होंने समुद्र स्नान करने के बाद किया। तो ये जो है वो केवल मंदिर नहीं थे, तो वहां पर वो अपनी संस्कृति के एक प्रतीक थे, कम्युनिटी सेंटर थे, समाज जागरण के लिए, समाज प्रशिक्षण के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र, जागरूक केंद्र वो रहता था। इस प्रकार के देश भर में सभी मंदिरों में स्थिति थी और इसीलिए इसके ऊपर आक्रमण होते रहे। तो ये जो है मंदिर जो है वो अपने मान बिंदु का केंद्र था और इसलिए इस मान बिंदुओं को तोड़ना, दुनिया के जितने भी आक्रांत आ रहे हैं, जिस किसी भी देश पे गए, उन्होंने हमेशा प्रयत्न यह किया कि उस देश के जो मान बिंदु है उन मान बिंदुओं को ध्वस्त करना, जिससे लोगों का जो मनोबल है उस मनोबल को, उसके कारण बहुत सारा धक्का लगता है और देश सरलता से गुलाम बन सकता है, समाज गुलाम बन सकता है। तो गुलाम बनाने की योजना के कारण इन्होंने इस प्रकार के जितने भी मान बिंदु थे उन मान बिंदुओं को खत्म किया। गंगा अपने यहाँ पर एक मान बिंदु है, सभी नदियां हैं, तो इन नदियों की तरफ देखने का, ये नदी जो है वो माता है, इस प्रकार से देखने का जो है दृष्टिकोण अपना था। क्यों? क्योंकि उसके किनारे पर जितने भी गांव नगर बसे हुए हैं उन सब समाज को वो तृप्त करती है, उनका विकास करती है, उनका प्रगति में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए सभी नदियों को माता कहते हैं और उस माता कहने के बाद उसके विकास के लिए, उसके ठीक प्रकार से वो इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार की अपनी मान्यता थी, इस प्रकार की अपनी व्यवस्था थी और ये इस प्रकार को देखने की जो पद्धति थी उस पद्धति को समझने की आवश्यकता है। और इन मान बिंदुओं को आज भी सुरक्षित रखना, इसकी महत्व क्या है, ये किस प्रकार से, जैसे प्रारंभ में बताया था अपने माननीय अध्यक्ष ने कि जो वसुधैव कुटुंबकम की अपनी जो मान्यता है, उस मान्यता को प्रस्थापित करने वाले ये सभी मान बिंदु कि हमेशा दूसरों के हित का विचार करना, दूसरे के कल्याण का विचार करना, इस कल्याण के विचार के साथ इन सब प्रकार की जो बातें अपने समाज में रही उन सभी को इस प्रकार से प्रस्थापित किया गया, लोगों के सामने रखा गया और उसके आधार पर उसको मान बिंदु का स्थान मिला गया। और इसलिए अपनी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं कि जिससे यह स्थापित होता है कि भारत के लोग हमेशा दूसरों के हित का विचार पहले करते हैं और केवल अपना जो कुछ भी मिलेगा उसका स्वयं अपने लिए उपयोग न करते हुए दूसरों के हित के लिए उपयोग करना है। जैसे बताया, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की मान्यता भारतीय समाज के लोगों की सहजता बनी। तो ये जो मान बिंदु है, उन मान बिंदुओं को सुरक्षित करना, इसके बारे में समाज के आज की जो युवा पीढ़ी है उनके मन में जिस प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा के कारण एक प्रकार का जो मान्यता बनी है, अपने देश में अपने महापुरुषों ने, अपने जितने भी लोग थे उन्होंने प्रयत्न करके हुए बहुत सारे प्रयत्न किए, संस्कृत को प्रस्थापित किया, बहुत सारी अपनी नृत्य कला को प्रस्थापित किया, ये सब बातें अपने, लेकिन ब्रिटिशरों के या अंग्रेजों के या अन्य आक्रांताओं के प्रयत्न के कारण ये धीरे धीरे सब बातें लुप्त होती गई या लुप्त करने का प्रयत्न किया। तो भाषा में अंग्रेजी भाषा को प्राधान्य मिलने लगा, नृत्य में अपने सारे बहुत सभी राज्यों की अपनी अपनी नृत्य कलाएं हैं, उन नृत्य कलाओं के स्थान पर आज वेस्टर्न संगीत को डाला गया। भारतीय संगीत की एक परंपरा है, भारतीय संगीत की परंपरा में अलग अलग प्रांतों की अलग अलग परंपरा है, उसके स्थान पर पाश्चात्य संगीत को स्थान देने का प्रयत्न चल रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षा की पद्धति थी, बाकी पद्धतियां थी, सब पद्धतियां भारत के समाज की संस्कृति के अनुरूप, भारतीय मानस के अनुरूप, भारत की जो मूल बोध है उसके अनुरूप इस प्रकार की सब पद्धतियों का यहाँ पर पूर्ण विकास हुआ। लेकिन अपने गुलामी के काल में, आक्रांताओं के समय में इन सब को नष्ट करके पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य पद्धति से पूरी व्यवस्था निर्माण करने का जो प्रयत्न हुआ, उस पद्धति को समझने की आवश्यकता है और उसको धीरे धीरे दूर करते हुए अपनी मानस के अनुसार क्या हो सकता है, भारतीय परंपरा के अनुसार क्या हो सकता है, भारतीय मानस जो है, मानस के संस्कृति जो है, अपने मूल्य हैं, अपने इथिक्स जो है, उन इथिक्स को ध्यान में रखते हुए फिर इसको प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अभी जैसे अपने आदरणीय अग्निहोत्री जी ने जो बताया, वो अभी मैं एक JRD टाटा का एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी इस बात को कहते हुए कहा कि उन्होंने उसमें घटना बताई, सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति जी के पत्नी हैं, वो JRD टाटा के एक टेल्को कंपनी में इंजीनियर थी। तो उन्होंने कहा कि वो जब वहां से रिजाइन करने के जाने वाली थी, शादी हो गई थी, तो ससुर जाने वाले थे, ससुर में रहना थी, तो उन्होंने कहा कि टाटा जी से जब उनके बाद JRD टाटा से जब बात हुई तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा सोसाइटी गिव्स अस सो मच, वी मस्ट रेसिप्रोकेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये जो बात है कि समाज में से हमको जो मिलता है उसको वापस समाज को देना, ये अपनी मान्यता है। तो ये भारत की मान्यता है, इसलिए प्रकृति से जो मिलता है वो प्रकृति को देना,
समाज से मिलता है उसको समाज को देना, दुनिया से जो मिलता है दुनिया को वापस देना। इसलिए भारत के जितने भी लोग दुनिया के अन्य देशों में गए, जैसे प्रारंभ में ही अग्निहोत्री जी ने बताया कि एशिया खंड में से, जम्बू द्वीप में से जो लोग अमेरिका में गए, उन लोगों ने बाद में जो यूरोप के लोग आए उनका स्वागत किया, उनको भोजन दिया, उनको पानी दिया, उनका स्वागत किया कि अच्छा हुआ चलो आप आ गए तो यहाँ पर हमको और लोग भी मिले। जबकि उनका विचार क्या था? उनका विचार था कि ये गुलाम बनाने के लिए अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको अच्छी प्रकार से गुलाम बना सकते हैं। तो ये जो दोनों विचार, पाश्चात्य और अपने देश की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का ये बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझने के बाद इसके आधार पर यहाँ के जितने भी महापुरुष हैं, यहाँ के जितने भी मान बिंदु हैं, उसको समझने की और उसके मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और इसके आधार पर जब हम इसको एनालिसिस करेंगे और समाज के सामने प्रस्थापित करेंगे तो ध्यान में आएगा कि ये जो मान बिंदु है जिसके आधार पर दुनिया भर में भारत की प्रस्थापना हुई है, लोग भारत को जानते हैं, भारत का परिचय जिसके कारण होता है, उनको ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भारत मंथन, ये जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, आज इसका जो तीसरा समापन का कार्यक्रम है, इसके कारण भारत मंथन के आधार पर या इसमें जो बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन भी हुआ है, उन सभी का उद्देश्य यही रहा होगा कि इसके आधार पर इस दिशा में विचार करने के लिए आज की जो नई पीढ़ी है, वो पीढ़ी इस दिशा में प्रेरित हो, आगे बढ़े और आगे बढ़कर इस दिशा में और भी विचार करें और अच्छे प्रकार से उनको प्रेरणा मिले और आने वाले दिनों में इस दिशा में भारत में भी एक अच्छा वातावरण बने। ये अगर अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि इस दिशा में जो इंद्रप्रस्थ शोध संस्थान, इन्होंने जो अध्ययन केंद्र ने ये जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न में उनको बहुत अच्छी सफलता मिले, इस कामना के साथ। और एक बार पुनः मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो समय मिला, उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर सुनील भाई मेहता जी, आपको अनेकों अनेक साधुवाद। आपने भारतीय संस्कृति की गूढ़ता, पवित्रता और महानता को सउदाहरण दर्शाया और हम सभी के बीच रखा। आपको अनेकों अनेक धन्यवाद। आज भारत मंथन के वेब मंच से जुड़कर आप सभी ने यह साबित कर दिया है, वो पीढ़ी इस दिशा में प्रेरित हो, आगे बढ़े और आगे बढ़कर इस दिशा में और भी विचार करें और अच्छे प्रकार से उनको प्रेरणा मिले और आने वाले दिनों में इस दिशा में भारत में भी एक अच्छा वातावरण बने। ये अगर अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि इस दिशा में जो इंद्रप्रस्थ शोध संस्थान, इन्होंने जो अध्ययन केंद्र ने ये जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न में उनको बहुत अच्छी सफलता मिले, इस कामना के साथ। और एक बार पुनः मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो समय मिला, उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर सुनील भाई मेहता जी, आपको अनेकों अनेक साधुवाद। आपने भारतीय संस्कृति की गूढ़ता, पवित्रता और महानता को सउदाहरण दर्शाया और हम सभी के बीच रखा। आपको अनेकों अनेक धन्यवाद। आज भारत मंथन के वेब मंच से जुड़कर आप सभी ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान के प्रकाश का विस्तार रुक नहीं सकता। कितना भी वैश्विक संकट हो, कोविड जैसा प्राकृतिक संकट हो, फिर भी उज्जवलता को ही प्राप्त करेगा और पूरी सृष्टि को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रह जन्मनः स्वचरित्रं शिक्षेरण पृथ्व्याम सर्वमानवः। और इसी के साथ मैं प्रोफेसर ब्रिजेश पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध गुरुजन उपस्थित हैं। मैं हृदय से आपका सबका सादर वंदन करता हूं और एक गुरु वंदना से ही संबंधित जो प्रसिद्ध श्लोक है उसी से प्रारंभ करता हूं। पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम याड्याब्धि संशोषणवाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आज गुरु क्या करता है इसके संदर्भ में इसमें बताया और ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारा भारत बोध है, उसकी ओर भी इंगित करता है और यह बताता है कि गुरु केवल एक टीचर नहीं होता है जो पाश्चात्य परंपरा में आता है, वह
पाप और अज्ञान के अंधकार को सूर्य की तरह बन करके दूर कर देता है। और जैसे गरुड़ सर्प को निगल जाता है या सर्प को दूर जाकर के छोड़ देता है, उसी तरह से हमारे जीवन में जो दैविक और भौतिक ताप हैं, उनके लिए गुरु जो है वह सर्प के गरुड़ के समान है, और जो हमारा हृदय है के लिए वह बाणवाग्नि के समान है, उसको वो शोषित कर लेता है। तो ऐसे गुरु चरणों में सादर वंदन है। आज का जो ये भारत मंथन का कार्यक्रम जो संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र JNU और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, और ये ज्ञान सत्र का तृतीय वर्ष है। JNU के साथ संयोजित होने का दूसरा वर्ष, लेकिन अपने में जो तृतीय वर्ष है वह वस्तुतः ये जो मंथन है वो अमृत तत्व के प्राकट्य का मंथन है, और इसीलिए यह प्रारंभ भी हुआ है। इसी लक्ष्य को रख करके यह परंपरा प्रारंभ की गई थी। विगत वर्ष की एक तरह की अप्रतिम सफलता थी। इस वर्ष आपत्ति काल भी हुआ, तब भी हमने इसे ऑनलाइन आयोजित किया, सभी आयोजकों ने अथक प्रयास करके, तो इसे अभी भी अभूतपूर्व सफलता मिली है। और जैसा कि अभी सभी हमारे अतिथियों ने जिस ये मंथन का जो अभिलक्ष्य है उसको उद्घाटित किया है, उसके लिए मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, उनका हृदय से स्वयं की ओर से, इंद्रप्रस्थ अध्ययन की ओर से और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से, सभी आयोजकों की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका जो आज का मार्गदर्शन रहा वह विशेषकर जो भारत का मूल विचार है, जो संपूर्ण सृष्टि को एकत्व भाव से देखता है, उसी का प्रकटीकरण था। वस्तुतः जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है उसमें अध्यात्म व्यक्ति केंद्रित नहीं है, और अध्यात्म का तात्पर्य ही होता है कि जब हम अपने वृत्त का विस्तार करते हैं, जब हम जो हमारा एक सीमित दायरा है बढ़ करके अपने को विस्तृत कर लेते हैं, और आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात ज्ञान की किरणें चतुर्दिक से हमारे पास आती रहें, इस भाव से जब हम व्यवहार करते हैं, संपूर्ण विश्व को कुटुंब समझते हैं, परिवार समझते हैं, तो वही भारत का मूल चिंतन है। उसकी ओर आपने इंगित किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपका जो मार्गदर्शन है हमें विभिन्न अवसरों पर प्राप्त होता रहता है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय सुनील भाई मेहता जी, अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपने विभिन्न व्यावहारिक और बौद्धिक उदाहरणों द्वारा यह प्रमाणित किया कि वस्तुतः भारत के मानबिंदु हैं क्या और उनके संरक्षण की आवश्यकता आज के समय में क्यों आवश्यक है। वस्तुतः जो परकीय आक्रमण हुए या बौद्धिक आक्रमण हुए या शारीरिक आक्रमण हुए, उन सब ने भारत के मान बिंदुओं को नष्ट करने का एक सतत प्रयास किया, लेकिन उसमें जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, एक चीज उनकी ओर से समाप्त नहीं हो पाई, और वह थी भारत की गुरु परंपरा और संत परंपरा। उस गुरु परंपरा और संत परंपरा ने भारत के का जो स्वत्व बोध है उसको निरंतर जागृत रखा। तो इस ओर आपने आज इंगित किया, हम सभी कृतज्ञ हैं, हम सभी आपका के आभारी हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये जो संपूर्ण प्रकल्प है उसके प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय अजय जी, जो क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वस्तुतः उनकी जो कल्पना थी, उनका जो स्वप्न है, वह धीरे धीरे एक साकार रूप को प्राप्त कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक
प्रकल्प चल रहे हैं और उसकी एक परिणति आज ये भी प्रकट हुई जो उन्होंने पिछले दिनों एक स्वप्न संजोया था कि आज हमने एक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। वो उत्कृष्ट शोध पत्रिका बनेगी जिसमें आज के हमारे माननीय अध्यक्ष जी का लेख भी है, निबंध है। वो और अधिक सुंदर बने, इसके लिए हमारा प्रयास होगा। इसमें बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो बौद्धिक समूह है उसका प्रयास है, उनके सम्मिलित प्रयास का यह रूप है। तो मैं अजय जी को पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस हमारे कार्यक्रम में माननीय सीताराम व्यास जी हैं, क्षेत्र कार्यवाह। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूं कि जो वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध होते हैं उनकी उपस्थिति मात्र भी प्रेरणादायी होती है और उनके प्रेरणास्पद वचन तो नहीं मिले लेकिन उनकी जो सदैव उपस्थिति है वो हमारे लिए आगे का पाथेय का कार्य करेगी। कार्यक्रम के संयोजक श्री विनोद शर्मा विवेक जी जो अपने प्रबंधन से इस समस्त सूत्र का संचालन करते हैं, उनके साथ साथ हमारी सम्माननीय मालती जी और कार्यक्रम के सफल आयोजन से जुड़े सभी गुणी वरेण्य कार्यकर्तागण जो विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागीगण, विशेषकर मुझे जो जिनका विशेष नाम लेना है, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी जो इस पत्रिका के प्रकाशन में जिनका बहुत ही अधिक योगदान है। मेरा तो कल भी मैंने कहा था कि मेरा केवल नाम है, बाकी सब कार्य आप सबने मिल के किया है। डॉक्टर सतीश कुमार जी, मूलचंद जी जो इस कार्यक्रम के संयोजन का कार्य कर रहे हैं, मनीषा तनेजा जी, डॉक्टर मोनिका पुरी जी, डॉक्टर विवेक पवार जी, डॉक्टर विकास शर्मा जी, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस बार का विषय जो था वो बहुपक्षीय था और संतोष का विषय है कि वो चाहे पर्यावरण हो, स्त्री विमर्श हो, आरोग्य हो, चराचर जगत अर्थात संपूर्ण और पारिस्थितिकी से संबंधित विषय हो, इन सब में प्रतिभागियों ने उत्साह का प्रदर्शन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि प्रदर्शित की। वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि सबका सहयोग, सबका निर्देशन, सबका हृदय का स्नेह संस्पर्श हमें मिलता रहेगा। जो वैचारिक ज्ञान शक्ति के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा की जो सतत धारा है, जिसे अवरुद्ध करने के लिए युगों से प्रयत्न होते रहे, लेकिन उसे अजस्र अक्षुण्ण रखने का जो प्रयास अत्यावश्यक है, वो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का जो ये अभियान है वो उसी दिशा में है, उसी दिशा में एक सतत सार्थक प्रयत्न है। हम उस प्रयत्न से सभी जुड़ें, उसके सहभागी बने और इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देते रहें। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद के बाद कार्यक्रम का औपचारिक समापन जैसा तो हो ही जाता है। कार्यक्रम की संपन्नता के लिए इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की रीति रही है, कल्याण मंत्र के साथ कोई भी कार्यक्रम संपन्न होता है। कोई भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे। मैं विकास जी से आग्रह करूंगा वो कार्यक्रम के अंत में अपना कल्याण मंत्र के साथ संपन्न करें। सब अपने मन में ही कल्याण मंत्र को बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी विकास जी। धन्यवाद मूलचंद्र जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को प्रणाम। आप सभी अनम्यूट नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।